नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी 2025 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरबीआई एकेडमी हमेशा कोशिश करती है कि आपके एग्जाम को और बेहतरीन तरीके से क्लियर करा पाए। तो आज उसी का एक हिस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। राइट, तो आज हम क्लासेस में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आरबीआई का पैटर्न क्या होता है, फिर इसका सिलेबस क्या है, देन हम कट ऑफ्स देखेंगे। राइट, इसके बाद में हम फेज 2 का पैटर्न और सिलेबस देखकर उसकी कट ऑफ समझेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हमें 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हम आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर हम आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। और यहाँ पर अगर आपको एक जॉब मिलती है तो ना ही सिर्फ आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन साथ में आपको सोसाइटी में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की, तो इसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी की अगर हम बात करें एक आईएएस ऑफिसर की होती है। जी हाँ, बैंकिंग के सेक्टर में आरबीआई ऑफिसर्स को आईएएस का ही दर्जा दिया गया है। यहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में क्या क्या चीजें रहती हैं। तो देखिए, आरबीआई में सबसे पहले तो आपका होता है फेज 1, जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आपके पास में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, कुछ बेसिक चीजें आती हैं, जहां पर देखा जाता है कि आपकी एप्टीट्यूड कैसी है, आपकी जनरल अवेयरनेस नॉलेज कैसी है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये बेसिकली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मेन रिजल्ट्स में आपके मार्क्स इसके ऐड नहीं होते। सेकंड आता है हमारा फेज 2। फेज 2 जिसे हम मेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर आरबीआई आपकी कुछ कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज चेक कर रही होती है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इंग्लिश। राइट, तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि भाई आपको क्या इन मेन सब्जेक्ट्स की नॉलेज है या नहीं है। तीसरा आता है हमारा फेज 3 इंटरव्यू राउंड। यहाँ पर आपके लिए एक पैनल डिसाइड किया जाता है, जो कि आपकी सभी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में नॉलेज चेक कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज एक्सेट्रा यहाँ पर चेक की जाती हैं। फिर आती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, जहां पर बताया जाता है कि कितने लोगों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उनको आरबीआई ने अपने यहाँ पर एम्प्लॉय बनाने का डिसाइड किया है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी फेज 1, जो कि क्वालिफाइंग है नेचर में, इसका पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स हमारे यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले है हमारा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चंस देखे जाते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन की हमारी मार्किंग सिस्टम क्या होती है, 1 मार्क के पर क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पर आपको ये सेक्शन 25 मिनट्स में पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ता है। देन आती है हमारी रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में हमारे पास में 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 ही मार्क्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आपको देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं, जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं वहां पर सिमिलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिला है कि पहले आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मिलता है, फिर रीजनिंग एबिलिटी का, देन इंग्लिश एंड देन क्वांटो। अच्छा, बात करें अगर हम इंग्लिश की, तो यहाँ पर केवल 30 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है। देन आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पर अगेन आपका 30 मार्क्स का वेटेज रहता है। टोटल की बात करें तो फेज 1 आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें, हर एक सेक्शन की भी अपनी खुद की कट ऑफ रहती है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, विच इज 1/4, दैट इज 0.25 मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शनल टाइमिंग्स की,
तो सेक्शनल टाइमिंग्स में क्या होता है हमारा, यहाँ पर आप देखते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए अलग अलग टाइमिंग्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया 25 मिनट्स आपको जीए के लिए मिलती है, 45 मिनट्स आपको रीजनिंग एबिलिटी के लिए, 25 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए एंड 25 मिनट्स ही आपको क्वांट के लिए मिलती हैं। तो पूरा फेज 1 अगर बात करें तो आपका 2 घंटे में होता है, दैट इज 120 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। और ये 2 घंटे आपके लिए डिसाइड करते हैं कि क्या आपने फेज 1 क्लियर कर पाओगे या फिर नहीं। अगर हम बात करें इसके बाद में कि क्या हमारा फेज 1 का सिलेबस रहता है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वांटो। तो देखिए सबसे पहले परसेंटेज, ठीक है, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, आपके पास जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। एंड अलोंग विद दैट आरबीआई की हमारी अगर हम देखें फेज 1 का लेवल ना हर टाइम बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो पहले जहां पर काफी इजी लेवल का क्वांट देखने के लिए मिलता था, अभी करेंटली एसबीआई पीओ मेंस लेवल का आपको यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश देखने के लिए मिल जाती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा जब आपके पास में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से भी मर्ज कर बन रहे होते हैं। एंड मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिकली सारे क्वेश्चंस देखने तक के लिए नहीं मिलते, क्योंकि वो सॉल्व करने में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी पढ़ाई करें और चीजों को क्लियर करें। आगे अगर हम बात करें फेज 1 सिलेबस रीजनिंग की, तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास में अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ठीक है, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशनशिप्स, सिटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, ठीक है, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट आपको काफी अच्छा मार्क्स जो होता है, ठीक है, वेटेज हमारा रखते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिस इज द की हियर। आगे बात करें अगर हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम क्या देख रहे हैं, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। बेसिकली आपको एक पैसेज प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। एरर स्पॉटिंग में आपको ग्रामर चेक करनी होती है, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स चेक करने हो सकते हैं, इस तरह की कुछ चीजें आपको दी जाती हैं। फिर क्लोज टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, पैराजम्बल्स देखने के लिए मिलेंगे, डबल फ्लर्स देखने के लिए मिलेंगे, इवन वोकैब भी अब क्वेश्चंस में पूछने लग गए हैं। आगे बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं आपके करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ अगर कि आपका जो ईएसआई और फाइनेंस का सिलेबस है ना, सम क्वेश्चंस आपके इन फाइनेंस के क्वेश्चन से भी आ जाते हैं और ईएसआई के स्टैटिक से भी अब देखने के लिए मिलने लग गए हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज, आरबीआई सेबी के जो नोटिफिकेशंस, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स आते हैं। इसके अलावा डिफेंस, डेज इन न्यूज, पर्सन्स इन न्यूज, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एनवायरनमेंट, बुक्स एंड ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्टैटिक जीए। अब बात करते हैं फेज 1 की कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। देखिए दोस्तों 2018 में इसका कट ऑफ था सिर्फ और सिर्फ 105 नंबर। अब आपको लगेगा 105 तो बहुत हाई है, नहीं, उस टाइम पर जो हमारी क्वांट की रीजनिंग की लेवल थी ना वो काफी बेसिक थी, काफी इजी थी, तो उस टाइम के हिसाब से 105 बहुत डिफिकल्ट स्कोर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारी जो डिफिकल्टी है वो 2021 से बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर सीट्स भी हमने देखा था 2024-23 के बीच में काफी कम हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जरूरत होगी कि अब आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी स्किल्स को करें, अपनी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको अपनी एप्टीट्यूड स्किल्स को, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सभी पर उतना ही ध्यान देना रहेगा। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के पैटर्न की, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 1 में हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज कवर्ड है, जिसमें टाइप ऑफ पेपर में आपके पास 50% क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 50% आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए आपको मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर प्रपोज टाइम आपका कितना है,
तो 30 मिनट का आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए रहता है और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें टोटल आपको कितना टाइम मिल रहा है, 120 मिनट्स मिल रहे हैं आपके पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मार्क्स की, तो यहाँ पर आपके 50 मार्क्स का रहता है ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का रहता है डिस्क्रिप्टिव, टोटल 100 मार्क्स रहते हैं। फिर आती है बात पेपर 2 की, जो कि आपकी होती है इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है और उससे आप सारे आंसर्स लिखते हो। ठीक है। यहाँ भी प्रपोज टाइमिंग आपकी कितनी रहती है, 90 मिनट। ऑन एन एवरेज अभी जो क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, वो 3 क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके यहाँ पर 100 है। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप अगर हम बात करें एएसआई का, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, कुछ 1 मार्क्स के भी, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि इतने ही क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, ये नंबर वेरी हो जाता है। आगे बात करते हैं अगर हम पेपर 3 के फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर 50% आपको ऑब्जेक्टिव एंड अगेन 50% डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए मिलेंगे, जहां पर अगेन आपको आंसर्स को टाइप करना होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो वही सेम है जैसा ईएसआई में था, 30 मिनट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, और 90 मिनट आपको मिलते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बेसिकली पूरे पेपर में आपका दिन चला जाता है फेज 2 के। ठीक है ना, क्योंकि आपको कितना टाइम देना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको 2 आवर्स इसके लिए, 2 आवर्स इसके लिए, 4 आवर्स हो गए, देन यहाँ पर 1.5 घंटे आपको, मतलब आपके 5.5 घंटे का पेपर होता है फेज 2 का। तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि आप एग्जॉस्ट होकर, ऐसा ना हो आपका माइंड थोड़ा स्लो चलने लगे, आप चीजों को उतना ज्यादा कवर ना कर पाओ, उतना डेप्थ में नहीं सोच पाओ जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। इसीलिए आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। बात करें अगर हम वेटेज की, तो तीनों ही पेपर का 100 मार्क्स का वेटेज है, जहां पर आपका एफएम का भी 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में और 50 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए रहते हैं, राइट। अब आती है बात फेज 2 सिलेबस की। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का यहाँ पर सिलेबस है, तो पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आपका नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी कितना है, जीएनई कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज आप पढ़ोगे। इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक हिस्ट्री, क्या क्या हमारी लेबर पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस किस तरह से हुए हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज हमारी किस तरह बनती हैं, फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स क्या हैं, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह हमारे क्या बोलते हैं। ठीक है। इंडियन मनी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक, पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स जो इंडिया में हो रही हैं, इंडियन एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर्स, इसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन पर आए तो यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको बीओपी भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके फेज 2 के करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। फिर सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, एंड आपको स्टैटिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन के भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना। तो आपको सभी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हमारा यूएनडीपी देता है, उसके की इंडिकेटर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आती है बात हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले फाइनेंस का सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनके स्ट्रक्चर की, फंक्शंस क्या है हमारे आरबीआई के, बैंकिंग सिस्टम कैसा है इंडिया में, क्या क्या रिसेंटली डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, रोल क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और का, ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंस में। फिर नॉन बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड डिजिटल पेमेंट्स पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स भी पढ़ रहे हैं,
जैसे कि फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, ठीक है, इनके फंक्शंस क्या क्या हमारे फाइनेंस मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर कुछ जनरल टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे क्या हैं, प्राइवेट सोशल कॉस्ट बेनिफिट, ट्रिपल पी, ठीक है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा बैंकिंग सेक्टर में किस तरह होता है, यूनियन बजट आपका कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं स्टैटिक, जो मैंने आपकी एक वीडियो में कवर भी किया है। अलोंग विद दैट आपके पास अप्रोच और ब्रॉड ट्रेंड्स भी आते हैं। फिर आपके पास बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आ जाती है, जिसमें आप क्या पढ़ रहे होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें आपकी कवर हो रही होती हैं। इसके अलावा बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में आपके डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, रेमेडीज, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आती है बात मैनेजमेंट की, तो दोस्तों मैनेजमेंट से डिस्क्रिप्टिव में भी काफी अच्छा वेटेज आता है आपका, और ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो आपके किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बाद में हमारी सिस्टम अप्रोचेस क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में काफी सारे मॉडल्स दिए होते हैं, ठीक है। तो हमें थियोरीज दी गई होती हैं, जैसे हमारी लीडरशिप से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पर हम वही सारी थियोरीज पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट। इसके अलावा उनकी एडवांटेजेस, उनकी लिमिटेशंस क्या है, क्यों वो थियोरीज आई थी, किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को वो अफेक्ट कर रही हैं, परसेप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे लीडरशिप वगैरह की थियोरीज जो रहती हैं, ठीक है, लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में टॉपिक रहता है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस, ठीक है, ये सारी चीजें भी होती हैं। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये सब थियोरीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, एक्सेप्ट 1-to-1 गाइडेंस, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस चीज पर दोबारा से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज करके बताना चाहूंगी कि हम ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिसेस आपको दे रहे हैं, जो हमारा 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपको ये प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आगे बात करें दोस्तों, तो प्लीज हमारे सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हमें लगे कि हाँ स्टूडेंट्स को हमारी पढ़ाई हुई चीजें समझ आ रही हैं, उन्हें एक गाइडेंस मिल रहा है, और हमें हमारा काम करने में एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले। इसके अलावा किसी भी अपडेट के लिए, फ्री रिसोर्सेज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। इन सभी चीजों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी एक नए कोर्स के साथ में, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई नॉलेज के साथ में। थैंक यू।